गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं दोस्तों। चलिए आप सभी भी जुड़े यहाँ पे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बिग प्लेटफॉर्म पे, एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्तों। और इसमें सभी तरीके से आप सभी का योगदान रहा है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी डेली पाते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस दोस्तों, एक साथ एक मंच पे, जहां इसके फॉर्मेट बहुत ही शानदार हैं दोस्तों। आप देखें, एकदम दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐप माना जाने वाला अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप देश के जाने माने एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं दोस्तों। मेरी भी क्लासेस 3 बजे से स्टार्ट होती है, 3 to 5 क्लासेस होती है दोस्तों, जहां आप सभी को मयंक, है ना, द्विवेदी 153-1570 सर्च करना होगा और आप मुझे पा सकते हैं, या मेरी क्लासेस को आप लगातार पा सकते हैं दोस्तों। आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और देश के जाने माने एजुकेटर आपके इस प्लेटफॉर्म पे लगातार रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों। तो आप गूगल पे डाउनलोड करें आज ही, तुरंत, अभी दोस्तों। चलिए देखिए, देश के जाने माने एजुकेटर आपके साथ जुड़े होते हैं। मिस्टर सुदर्शन सर, मनराल, रोमन सैनी, प्रकाश, आयुष, आशीष सर, दीपांशु, अमन सर, बहुत बेहतरीन एजुकेटर हैं, आप सभी के साथ जुड़े होते हैं दोस्तों। आप देखिए 15,519 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पे। आप देखेंगे जैसे पॉलिटी में 15, हिस्ट्री में 20, करंट में 1, कितने सारे कोर्सेज अभी अभी लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पे। आप देखें, प्लस इसका सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप दोस्तों यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे 12 महीने की जो फीस है वो देखें, वो है आपकी 49,500 रुपये। लेकिन आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके सारे कोर्सेज भी पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे 12 महीने की फीस घट करके हो जाती है 3,713 रुपये मंथली चार्ज पे, सिर्फ और सिर्फ 44,550 रुपये। तो आप यहाँ देखेंगे 24 महीने की जो फीस है वो मात्र 3,000 रुपये पे दिखा रही है, जहाँ पे आप देखें 72,000 रुपये फीस है। लेकिन आप अगर मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपये की कटौती के साथ आपको टोटल फीस में 10% का डिस्काउंट, अर्थात आपको मिलेगा 64,800 रुपये में। जहाँ 36 महीने की फीस आप देखेंगे 2500 है, वहीं आप देखेंगे इसकी फीस 90,000 है। 90,000 दोस्तों, आप देखें 36 महीने की जो फीस है वो आपकी हो जाएगी कितनी, 2,250 रुपये मंथली, मात्र 81,000 रुपये पे। आप सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों इस बिग प्लेटफॉर्म से, जहां आपको घर बैठे मिल सकता है शानदार एजुकेशन दोस्तों। दूसरा सब्सक्रिप्शन का प्लान, आप सभी आइकॉनिक के साथ जुड़े। आइकॉनिक में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको पर्सनल कोच नहीं मिलते हैं, डेली क्वेश्चंस नहीं मिलता है, स्टडी प्लान नहीं मिलता है, पर्सनलाइज फीडबैक नहीं मिलता, वहीं आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पर्सनल कोच, डेली एमसीक्यू, डेली क्वेश्चंस, स्टडी प्लान और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो आपको ये सब सभी चीज़ें एक साथ मिलेंगी दोस्तों। और उसकी 12 महीने की फीस होगी 69,500, जहां आप देखेंगे ये मात्र 5,213 रुपये मंथली चार्जेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ इसकी फीस होगी 62,550 रुपये दोस्तों। जो 24 महीने की फीस है वो 1,07,000 रुपये है, जहां आप देखेंगे इसकी 24 महीने की फीस घट करके हो जाती है 4,013 रुपये। और आप यहाँ पे पा सकते हैं पूरी फीस 96,300 रुपये में। तो दोस्तों इसे ज्वाइन करना ना भूलें। 36 महीने की जो फीस 3,917 रुपये है, वहाँ आप देखेंगे 1,41,000 रुपये ये फीस पड़ जाएगी, जहां आप देखेंगे 3,525 रुपये में, मात्र 3,525 रुपये मंथली चार्ज पे आप 1,26,900 रुपये देकर के 3 साल लगातार इस बेहतरीन फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। वो तब जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे कोर्स के लिए। तब दोस्तों देखिए, ऑप्शनल के लिए भी बेहतरीन कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप देखें दोस्तों 12 महीने की जो फीस है वो है 27,500 रुपये, जहाँ 10% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा मात्र 2,063 रुपये में। हर महीने आप रेंटल दे सकते हैं और ये है फीस आपकी 24,750 रुपये। तो आप यहाँ देख रहे हैं 24 महीने की फीस 40,000 रुपये, मात्र 1,500 रुपये मंथली चार्ज पे आप ले सकते हैं। इससे 36,000 रुपये इसकी टोटल फीस होगी, टैक्स इंक्लूडेड बताया जा रहा है दोस्तों इसमें। 36 महीने की फीस 50,000 रुपये, जहाँ आप देखेंगे मात्र 1,250 रुपये में आप ले सकते हैं 45,000 रुपये में 3 साल तक के लिए। तो मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप सभी जुड़ सकते हैं दोस्तों इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए अनअकैडमी का कॉम्बैक चल रहा है
द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेम फील्ड यूपीएससी सीएससी बैटल्स इन हियर। दोस्तों अब जो अगला एग्जाम होने वाला है, पहला एग्जाम हुआ था कॉम्बैट 6 तारीख को, अभी है 20 तारीख को। तो आप सभी 20 तारीख को जुड़ना ना भूलिए 11 बजे अपने फिक्स टाइम पे, और जीत सकते हैं आप बेहतरीन उपहार, जहां 45 मिनट में 7 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। 13 प्रतिभागियों को दिया जाता है आपको बेहतरीन इनाम। तो ऐसे देखें कि 6 सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं और रिलेटिव स्कोरिंग होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पहला प्राइज मिलेगा आपको एप्पल मैकबुक, तो दूसरा एप्पल आईपैड, और तीसरा मिलेगा एप्पल एयरपॉड्स, और 100 मिलेंगे आपको यहाँ पे, कितने 100 रैंकर्स को मिलेंगे 1000 के अमेजन वाउचर मिलेंगे आपको दोस्तों। तो आप इसे कैश कर सकते हैं, बेहतरीन उपहार ले सकते हैं और जीत सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन के लिए अनअकैडमी ने शुरू किया एक बेहतरीन शानदार प्लान। तो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। आप देखें ओनली 6 मंथ रिमेनिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी 2021। तो आप सभी जुड़ जाइए बेहतरीन कोर्सेज से, जहां चैंपियनशिप की कोर्सेज शुरू कर रहे हैं मिस्टर मुन्नाल सर। और देखें आप कॉम्पिटिटिव जीएस सिलेबस, प्रीलिम्स टेस्ट, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ मटेरियल, स्ट्रक्चर कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, और इंडिया टॉप एजुकेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दोस्तों, ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल क्लासेस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के अलग अलग क्लासेस, आप लगातार बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हैं। आप सभी जुड़ करके बेहतरीन कोर्सेज का आनंद लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है तुगलक वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश माना जाता है, सबसे लंबे शासनकाल तक चलने वाला वंश माना जाता है। 1320 से दोस्तों ये पूरा शासन वंश 1414 ईस्वी तक माना जाता है। 1320 से या 1414 तक माना जाता है दोस्तों। इस तरीके का देखें आप, यहाँ पे बेहतरीन शासन वंश है। चलिए मान लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, शुरू करते हैं इसके बारे में। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसकी जो संस्थापक थे हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। दोस्तों दोनों फॉर्मेट है आप सभी के लिए, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफलाइन की तरीके से, तो आपके लिए पूरा का पूरा नोट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप देखें पूरा एक एक वंश में हम लोग देख लेते हैं। देखिए गियासुद्दीन तुगलक इसका पहला राजा था, राजा नहीं कहेंगे सुल्तान कहेंगे। सुल्तान कहेंगे, राइट है ना। और दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो हम लोग इन्हें शॉर्टकट में कहेंगे जीएसटी, गियासुद्दीन तुगलक। इनको हम बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इनको बोलते हैं एफएसटी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद खान, मोहम्मद तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं और नसरुद्दीन महमूद इसका अंतिम शासक था दोस्तों। तो आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से शासन वंश का प्रारंभ होता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इसका शासन शुरू होता है 1320 ईस्वी से और ये चलता है 1414 ईस्वी तक लगभग। आप देखेंगे तो कुल मिला करके अगर आप देखें तो 94 साल का ये पूरा टाइम पीरियड, लगभग 100 साल तक चलने वाला है शासन व्यवस्था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है इसे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं आज कि आखिर इस वंश का जो संस्थापक था उसने कैसे इस वंश का की स्थापना की और क्या था इस वंश का बेहतरीन कार्य। तो देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक जी को। गयासुद्दीन तुगलक वेहर ही, अगर मैं इनके बारे में कहूँ पहला शब्द, तो ये उदारवादी शासक थे, राइट, उदारवादी लिबरल शासक थे। दूसरा, इन्होंने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। क्या की? कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं जहां से प्रीलिम्स में आपके प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। यह सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम, देखिए ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक खिलजी वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक जो थे उनका नाम है मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह।
राइट। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में, है ना, ये कहाँ के थे? उत्तर पश्चिम, उत्तमी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक गवर्नर था। कब? किसके टाइम पीरियड में? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का यह गवर्नर था। दोस्तों, किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अगर कहा जाए गाजी मलिक जब अपने शासन पे बैठा तो इसके दो महत्वपूर्ण, टू इम्पॉर्टेंट, है ना, दो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे? तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला, किसानों की स्थिति में सुधार करना। देखिए, इसी से मैंने कहा कि उदारवादी शासक मैंने कह दिया, तो आपको इससे गेस लगाना चाहिए। किसानों की स्थिति में सुधार, साथ ही साथ आप देखिए कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता था। दोस्तों, अगर देखें, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह नहीं थे। मतलब आप देखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों के विरोधी थे। जैसे अगर कहा जाए, पहला तो एक तो लगान बहुत ज्यादा लेते थे। दूसरा, मंडी संबंधी नीति। आज भी आप देख रहे हैं किसानों का मुद्दा इन्हीं दो बातों पे चल रहा है, ठीक है ना, इन्हीं दो बातों पे है, ठीक है। उसने मुकद्दम और खुतों को, ध्यान रखिएगा, मुकद्दम क्या किया, उसके इसकी नीति क्या थी? जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? खुतो, अर्थात जो जमींदार जैसे होते थे, खुतो एवं मुकद्दम, अर्थात इनकी जमीनें लौटा दी। खुतो मुकद्दमों की जमीनें लौटा दी गई, ठीक है। और आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग किया गया। अब लगान के लिए क्या कर दिया गया? लगान की पद्धति के लिए बटाई का प्रयोग कर दिया गया। बटाई का सिस्टम आप समझते हैं क्या है? ध्यान रखिएगा, मैं क्लियर करता हूं। ऋणों की वसूली बंद कर दी। आप समझ सकते हैं इसकी उदारता। ऋणों की वसूली, मतलब जो कृषि ऋण थे उनकी वसूलियां बंद कर दी। भू राजस्व की दर, मतलब टैक्सेशन, अगर की बात की जाए, टैक्सेशन अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 था। इसे खत्म करके इसने क्या कर दिया? टैक्स का नया रेट, टैक्सेशन 1/3 कर दिया, अर्थात 1/3 भाग पर क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात कही जाए तो पहली बार सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। अलाउद्दीन की नीति बहुत ही कठोर थी, जिसकी अपेक्षा गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो बहुत ही कठोर नीति थी, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी किसानों के लिए भी, और कहा जाए सामान्य जन के लिए भी, जहाँ पे
गयासुद्दीन तुगलक की नीति बहुत ही उदारवादी नीति सिद्ध हुई। ठीक है, अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारवादी नीति की पालन की। जैसे आप देखिए, एक तरफ अगर हम देखें तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी सबसे महान शासक था जिसने सल्तनत को बेहतरीन शासन प्रबंधन दिया था, है ना, एक सुशासन देने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी सुशासन नीति का आधार क्या था? अगर इसकी नीति का आधार देखा जाए तो इसकी नीति का आधार था रक्त और तलवार, है ना, रक्त और तलवार की नीति। जैसे रक्त और लौह की नीति बलबन की थी, उसी तरीके से रक्त और तलवार की नीति किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन की, गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसकी नीति उदारवादी नीति थी। उदारवादी नीति दोस्तों, इसी उदारवादी नीति को बर्नी ने एक नया नाम दिया। बर्नी ने इसे रस्मे मियान कहा। रस्मे मियान कहा दोस्तों, अर्थात रस्मे मियान का मतलब क्या होता है? मध्यपंथी, मध्यपंथी की नीति। अब मध्यपंथी मतलब है ना, मिडिल पाथ, या इसे हम लोग महात्मा बुद्ध के शब्दों में मध्यम मार्ग की नीति को बोलते हैं। अर्थात न ही अत्यधिक अति कठोरता और अति विनम्रता, इन दोनों का त्याग। मतलब न तो अधिक कठोर होंगे न तो अत्यधिक विनम्र होंगे, अर्थात इससे गुड गवर्नेंस चलाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, सबसे बढ़िया इसने क्या किया? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए नहर प्रणाली विकसित की। ध्यान रखिएगा, नहर प्रणाली की चर्चा सबसे पहली बार मध्यकाल में इसी के समय काल में मिलती है। और दूसरी बात अगर इसने कहा जाए तो गुड गवर्नेंस के लिए इसके समय में डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी इसके समय में। अमीरों की पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया ताकि इजारेदारी को समाप्त किया जा सके। अर्थात ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया? अमीरों को, जैसे कि अमीरों की शक्ति को कमजोर कर दिया था, अमीरों की शक्ति को कमजोर कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीएसटी ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें क्या किया? वंशानुगत के आधार पर, है ना, अर्थात सबसे पहली बात है कि वंशानुगत, जो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, वंशानुगत के आधार पर। लेकिन यहां पे एक शब्द जोड़ा, योग्यता अनुसार। योग्यता अनुसार पुनः पदों का वितरण किया। एक चीज ध्यान रखिएगा, मात्र वंशानुसार नहीं, योग्यता के अनुसार भी रहा। जिससे इसका उद्देश्य क्या था? इस पद्धति से इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका कि क्या किया जा सके? उद्देश्य था कि इजारेदारी व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। मतलब इजारेदारी व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके, इसलिए इसने किया ऐसा। अच्छा, इससे क्या होगा? कैसे? जैसे आप देखिएगा, जब योग्यता अनुसार बात आएगी तो
इसमें वंश परंपरा में जो भी व्यक्ति योग्य नहीं होगा उसको शासक का समर्थन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि रचनात्मक परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, योग्यता के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि यह पद जो है अब इस व्यक्ति के योग्य नहीं है। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टम शुरू हुआ। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्था चलाई थी सैन्य सुधार के लिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य सुधार नीति दो थी। जैसे हम कहेंगे सैन्य सुधार नीति, एक दाग प्रथा थी और दूसरा चेहरा प्रणाली, चेहरा प्रथा। दोस्तों दाग प्रथा और चेहरा प्रथा, देखिए दाग प्रथा और चेहरा प्रथा का अर्थ क्या था मैंने आपको समझाया था। दाग प्रथा जहां आप देख रहे हैं कि घोड़ों को, है ना, घोड़ों की गुणवत्ता हेतु, ठीक है। अब घोड़ों की गुणवत्ता से संबंध क्या था कि जो उत्तम क्वालिटी के घोड़े होंगे वही सेना में शामिल होंगे। अर्थात क्या कहा गया यहां पे, इसे दाग प्रथा भी, दाग प्रथा कहा गया। इसका अर्थ क्या था कि कोई एक घोड़ा है, अगर वह उत्तम क्वालिटी का है तो उसे एक मोहर के द्वारा उसे दाग दिया जाएगा, जिससे क्लियरिटी रहे कि घोड़ा ही सैन्य व्यवस्था का है। वहीं पे आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए चेहरा प्रणाली की गई, अर्थात विशेष पद्धति में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। चेहरे पे कोई विशेष चिन्ह आपको बताना पड़ता था, जिससे सेना में कोई व्यक्ति किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के स्थान पे कार्य न कर सके। तो आप देखेंगे कि जो उत्तम व्यवस्था थी उसे गियासुद्दीन तुगलक ने भी अपनाया था। अर्थात अगर कहा जाए तो दाग प्रथा और चेहरा प्रथा को गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा भी अपनाया गया था। दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता ये हुई कि इसी के शासनकाल में, इसी शासन काल में एक बड़ा परिवर्तन आया। शासनकाल में क्या हुआ, 1323 ईस्वी में, है ना, 1323 ईस्वी में शहजादे, जो इसका पुत्र था शहजादे, इनका नाम था जौना खां, जो ही मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, ठीक है, मोहम्मद तुगलक कहलाया। जौना खां को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भेजा गया था। प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भेजा गया था, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही दोस्तों। अब देखिए जब दक्षिण में जौना खां जाता है, प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। जौना खां की दक्षिण नीति अगर देखें तो सबसे पहले इसने क्या किया, वारंगल पर आक्रमण किया, ठीक है। वारंगल के साथ साथ काकतीय के साथ मदुरा पर के पांड्य शासकों का विजय था। पांड्य शासकों को विजित कर लिया। ध्यान रखिएगा,
इतने बड़े क्षेत्र को जीत लिया और इसने एक बड़ा परिवर्तन किया। इसने क्या किया? तेलंगाना का नाम बदल करके इसने क्या रखा? सुल्तानपुर। तेलंगाना का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया। दोस्तों इसी के कारण आप ध्यान रखिएगा कि एक अभिलेख है जिसका नाम है राजमुंदरी अभिलेख। राजमुंदरी अभिलेख है में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया। जौना खां को उलूग खां भी कहा जाता था, ठीक है, दुनिया का खान कहा गया। अब आप देखिए, ये जौना खां हो, दुनिया का खान हो या उलूग खां हो, ये सब एमबीटी के नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों अभी क्या हुआ कि जब देखिए, अगर सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में कहा जाए कि कहाँ पर आक्रमण हुआ, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम जो आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ, जीएसटी के समय में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो किस पे हुआ? वारंगल पे आक्रमण हुआ, है ना। और यह इस पे विजयी भी रहा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जौना खां किसके समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के द्वारा दक्षिण पे आक्रमण किया गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। किसके द्वारा किया गया था? तो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। ये अंतर आप समझते रहिएगा। किसके समय में आक्रमण हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसने आक्रमण किया? तो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था। अब दोस्तों देखिए कि अगर हम लोग चर्चा करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो हम लोग आगे चल करके इसके अंतिम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मात्र 5 वर्षों का शासनकाल देखा जाए, गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। उसने 1320 ईस्वी में से लेकर के 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसने अपने शासनकाल में तुगलकाबाद नामक नए नगर की स्थापना की। तुगलकाबाद आज भी दिल्ली के नगर में मौजूद है। तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद ये है। वह एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दक्षिण में भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों का नेतृत्व उसके पुत्र जौना खां ने किया, जिसे आगे चल करके उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में खुसरो की, जो कुतुबुद्दीन खुसरो की हत्या करके दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी बेग तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का सूबेदार था। आप ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? तो दीपालपुर का सूबेदार था। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया। आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग लगान में वृद्धि की बात करते थे, यह कृषि में उत्पादन की वृद्धि की बात करता था। इसके लिए उसने सिंचाई के लिए नहरों की भी व्यवस्था की। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और उसे बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। गयासुद्दीन तुगलक ने राजधानी बनाया। तुगलकाबाद नगर को रोमन शैली में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, रोमन शैली में बनाया गया है। वहाँ पर 56 कोट नामक दुर्ग भी बनाया गया है। 56 कोट नामक दुर्ग भी बनाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल तथा वारंगल में अपने सैनिक अभियान किए और सफलता भी प्राप्त की। प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध तेलंगाना अभियान 1321 ईस्वी में उसके पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मंगोलों के आक्रमण को भारत में विफल करने वाला सबसे बेहतर राजा कौन था, सुल्तान कौन था? तो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से बड़े अच्छे संबंध नहीं थे। अर्थात कहा जाए, है ना, जो निजामुद्दीन औलिया थे इन्हीं ने ही कहा था दिल्ली अमी दूरो अस्ति। जब यह अंतिम समय में चाहता था बंगाल विजय करने के बाद, जब यह लौट रहा था, तो ऐसी स्थिति में इसने
निजामुद्दीन औलिया से मिलने की पेशकश की। निजामुद्दीन औलिया ने इससे मिलने से मना कर दिया और वहाँ पे एक शब्द कहा था, दिल्ली हमें दूर वस्ती। तो इस पर चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इसके जो सुधार थे, मैंने आप सभी को पढ़ाया कि गयासुद्दीन तुगलक के आर्थिक सुधार में सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी के मध्य संतुलन, रस्मे मियान को बनाया। संयम, शक्ति और नरमी, ये तीनों समय समय पर जैसे जैसे जहाँ जहाँ प्रयोग की जा सकती है उनका प्रयोग किया जाए, ऐसा एक महत्वपूर्ण क्या बनाया, पॉलिसी बनाई, जिसे रस्मे सियान कहा गया, रस्मे मियान कहा गया। और किसने कहा था? बर्नी ने कहा था। ठीक है। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10, बाप रे, 1/3, 1/2 भाग से सीधे उपज का कितना आ गया? 1/10 भाग। मतलब किसानों के पास, मजदूरों के पास, या जो कृषक कार्य से लगे हुए लोग हैं उनके पास धन संपदाएं रुकने लगी। तो ये जो शासक है ये बहुत ही उदारवादी था। गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम खुद क्या होते थे? ये भी एक जमींदार होते थे, किसान भूमियों के मालिक होते थे। उनके पुराने अधिकार लौटा दिए गए, उनसे उनकी वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय में उन्हें प्राप्त थी। अर्थात कहा जाए, जमींदार, मुकद्दम और खुतों को पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के समय में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन पुनः गयासुद्दीन तुगलक के समय में इसे व्यवस्था शुरू हो गई। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों को पुनः भूमि लौटा दी। अर्थात इसने कहा कि अगर अमीर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में कभी भी शासन संतुष्ट नहीं हो सकता है और शासन लंबे स्तर तक नहीं किया जा सकता। तो इसने अमीरों को खुश करने की नीति अपनाई। सभी को खुश करने की नीति वाला शासक कहा जाता है। सिंचाई के लिए कुएं, नहर आदि चीजों का निर्माण कराया। ठीक है। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान माना जाता है। बिल्कुल सही भी है। तुगलक सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अधिक जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध। उदारता की नीति जिसे बर्नी ने रस्म मियान या मध्यम पंथी कहा, उसे अपनाया गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने तथा चेहरा की प्रथाओं को पूरी तरीके से लागू रखा। दोस्तों, मैंने सारी बातें लगभग आपसे बता दी और मैंने आपसे बताया कि वारंगाल व तेलंगाना की विजय उसने 1324 और 1324 में दोनों में ही इसी समय विजय प्राप्त की थी। निर्माण कार्य के रूप में देखा जाए तो तुगलकाबाद नामक एक दुर्ग की स्थापना इनके द्वारा की गई। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजस्व संबंधी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने राजस्व की दर को 1/3 निश्चित किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में यही 50/1/2 भाग होता था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में जन कल्याण के लिए कई कार्य किए। उसने सल्तनत शासकों में से सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला शासक यही था। उसकी धार्मिक नीति तथा अन्य मुस्लिम शासकों की अपेक्षा उदार थी। मैंने आपसे कहा कि धर्म के आधार पर अगर अन्य शासकों की कट्टरता देखी गई है तो गयासुद्दीन तुगलक की उदारता देखी गई है। उसने शासन की एक महत्वपूर्ण घटना डाक व्यवस्था की स्थापना, साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक ने इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है मृत्यु, इस पर चर्चा करते हैं। यह अंतिम टॉपिक के रूप में आप सभी के लिए देखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसकी अंतिम जो लड़ाई थी, अंतिम सैन्य अभियान कहा जाए, वो है बंगाल। ठीक है। बंगाल की गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि बंगाल में जो बलबन का पुत्र था, बलबन के पुत्र का नाम था क्या? बुगरा खान। ठीक है, बुगरा खान। तो बुगरा खान ने क्या कर दिया था, बंगाल को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहा था। इस बात के विरोध के लिए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अभियान किया गया और बंगाल को जीत लिया गया। जब बंगाल जीत करके लौटा तो उसने जो दिल्ली के निकट
निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से बहुत प्रसन्न नहीं रहा करते थे। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब वहां से उनसे मिलने के लिए निवेदन करता है तो निजामुद्दीन औलिया ने मना करते हुए एक शब्द कहा कि दिल्ली अमी दूरो अस्ति, दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि इसके बाद जौना खां का विचार बदल गया। बूढ़े पिता की स्थिति को देखते हुए उसने जब वारंगाल जीत ली तो उस जीत की खुशी में गयासुद्दीन तुगलकाबाद के समीप ठीक है, तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर में क्या किया, लकड़ी का एक महल बनाया और जैसे ही जौना खां यहाँ पर पहुँचते, जो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पहुँचता है, महल को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इन्हें तुगलकाबाद में दफनाया जाता है और अंततः यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के चैप्टर का अंत हो जाता है। और देखेंगे तो दिल्ली, दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला राज्य और पहला शासक यही था। उसके बाद हम लोग कल का जो अगला टॉपिक देखेंगे वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए अब अगले टॉपिक में तुगलक वंश पार्ट 2 मिलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स देते हुए बताइए कि अभी और किस चीज़ की आवश्यकता आप सभी को है। साथ ही साथ वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों। और प्लस और आइकॉनिक और ऑप्शनल चैनल तीनों पे अवेलेबिलिटी है मेरी। तीनों पे आप में से जो दोस्त नए दोस्त चाहते हैं जुड़ना, प्लस का कोर्स लेना, आइकॉनिक कोर्स लेना, ऑप्शनल के साथ जुड़ना, तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी जल्दी से जल्द जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार आप सभी को।